एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कवर करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल जो सेल होता है उससे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसमें मिलियन ऑफ सेल्स आते हैं। तो हर बड़ा से बड़े ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और उससे हमारे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिससे हमारे मिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से कैसे होता है, सेल्स की दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उसका ग्रोथ और एक उसका रिप्रोडक्शन। यानी सेल्स मल्टीप्लाई करता है, इस वजह से ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो सेल होता है, सेल डिवीजन होना या डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये जो सारी सीक्वेंशियल इवेंट्स है ये सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी हमारा जो है जो क्रोमोसोम बनेगा या डॉटर क्रोमोसोम जो बनेगा उसमें इंटैक्ट जीनोम आता है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये सारे जो इवेंट होने चाहिए वो सीक्वेंस में ही होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे माइटोसिस और मियोसिस, इसमें हम दो तरीके के डिवीजन पढ़ते हैं। तो माइटोसिस जो होता है ना उसको हम इक्वेशन डिवीजन भी कहते हैं। अब ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पेरेंट सेल जो होता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और डॉटर जो डॉटर दो बनते हैं सेल्स, उनमें भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम बनते हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इस वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था जैसे कि ये जो सेल डिवीजन का जो वो है टाइम पीरियड है वैरी कर देता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में 24 घंटे का होता है जिसमें से 23 घंटे इंटरफेस हो रहा होता है, और 1 घंटा ही हमारा लेस देन 1 आवर हमारा एक्चुअल माइटोसिस या एमफेज चल रहा होता है। और उसके बाद जैसे ईस्ट में 90 मिनट्स में हो जाता है ये सब कुछ। और फिर जैसे हमने देखा था कि जो इंटरफेस होता है उसमें हमारे 3 फेजेस आते हैं, जैसे G1, S और G2 फेज। अब ये बेसिकली ना इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, और एम फेज में एक्चुअल में डिवीजन हो रही होती है। डिवीजन हमेशा कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन से शुरुआत होती है, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन से खत्म होती है। तो उसमें हमने देखा था कि जो G1 फेज होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, एटीपी होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहीं पे रेप्लिकेट करते हैं। फिर जो एस फेज आता है इसमें हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन यहीं पे होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 से 46 ही रहता है, बस इसमें जो डीएनए का कंटेंट होता है वो ट्वाइस हो जाते हैं। उसके बाद G2 में क्या होता है, G1 में जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस था वो G1 में जो चल रहा था वो एस फेज में आके रुक जाता है, और G2 फेज में वही प्रोटीन का सिंथेसिस वापस से रिज्यूम हो जाता है। और जैसे कि हमारे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आके रेप्लिकेट करते हैं G2 फेज में। इसमें G0 फेज भी होता है जिसे हम सेकेंड फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो सेल होता है वो G1 फेज से एग्जिट करता है और G0 फेज में चला जाता है। अब G0 फेज में क्या होता है कि जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बट वो डिवीजन नहीं करता। वो डिवीजन सिर्फ तब करेगा जब हमारे जो ऑर्गेनिज्म होगी या बॉडी होगी उसको नीड होगी, तो वो वापस से साइकिल में रिज्यूम कर सकता है। तो ये परमानेंटली लीव नहीं करता है, ये बस थोड़े टाइम के लिए चला जाता है, उसके बाद वो वापस आ सकता है। उसके बाद हमने इंटरफेस में यहाँ तक हो गया। अब आते हैं एमफेज में। एमफेज में हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। प्रोफेज 1 में जो माइटोसिस होता है, प्रोफेज में क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है वो उसमें कंडेंसेशन होना शुरुआत होती है। तो प्रोफेज की जो शुरुआत होती है उसे हम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से शुरुआत करते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें ये सब होता है, और उसके बाद जो हमारे जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया या न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ये सारी चीजें जो होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे हमने देखा था प्रोफेज में तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद हमारे मेटाफेज में क्या होता है कि जो सेल्स होते, अब जो प्रोफेज में एक और चीज होती है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं इस फेज में। तो जो हमारे प्रोफेज में होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोज में जाके मूव करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सारे एक मेटाफेसिक प्लेट में यानी कि इक्वेटर में आके अरेंज हो जाते हैं, और एक क्योंकि इनके क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर वाली साइट होते हैं, तो जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं उनसे स्पेंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद इनमें बस इतना ही होता है इसमें। तो फिर एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, और क्रोमैटिड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्स में जाके
पोज में जाना शुरू कर देते हैं। फिर टीलोफेज में डिसइंटीग्रेशंस होती हैं और जैसे ये अब कंडेंसेशन वापस से हो जाता है। और जैसे कि इसमें जो हमारे जो न्यूक्लियोलस थे, ईआर थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स थे, जो गायब हुए थे वो वापस हमारे रिफॉर्म्स हो जाते हैं और डॉटर न्यूक्लियस बनने लग जाती है और मतलब दो डिविजन के लिए पूरा तरह से रेडी हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमारा जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में अलग तरीके का होता है। एनिमल्स में तो क्या होता है, फरो बन जाती है, डीपेंस होता रहता है और जो जिसकी वजह से हमारी दो डॉटर क्रोमोसोम्स होती है वो बन जाती है और दोनों ही डॉटर क्रोमोसोम्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। और हम फिर जो वो होता है प्लांट सेल्स में ऐसा होता है कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल में तो फरो नहीं हो सकता, इस वजह से उसमें क्या होता है, पहले तो हमारी मिडल लैमेला बनती है, फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है और उससे फिर सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट होती है और उसकी वजह से फिर जो है साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस भी होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो तो डिवाइड हो जाएगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम आ जाता है एक ही क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर और उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कहते हैं और इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अभी जो माइटोसिस होता है वो बेसिकली हमारे एनिमल्स में डिप्लॉयड में होता है और डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होता है। अब जैसे क्या होता है कि इसमें जो वो होता है हमारा जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें बेसिकली डिप्लॉयड पे होता है, पर जैसे इसका एक्सेप्शन होता है हनीबी, वो हमारे हैप्लॉयड में हो जाता है। और माइटोसिस होता है, उसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हमारे को पता है कि अगर सेल की ग्रोथ होगी तो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका सेल डिवीजन होता है ताकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो रिटेन हो सके और एक तो सेल रिपेयर में हेल्प करता है और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। माइटोसिस का इतना होता है।